तो क्या तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच में कुर्सी को लेकर के लड़ाई छिड़ गई है? आमतौर पर तेज प्रताप यादव कहते हैं कि हमें कुर्सी से कोई मोह नहीं है, लेकिन इफ्तार पार्टी के दिन कुछ ऐसा देखने को मिला है जिसके बाद लग रहा है कि कुर्सी की लड़ाई हुई है। हुआ यूं था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हुए थे, उनके बगल में जाहिर तौर पर और प्रोटोकॉल के तौर पर दोनों तौर पर तेजस्वी यादव को बैठना था, लेकिन कहा जा रहा है कि कब्जा उस कुर्सी पर तेज प्रताप यादव ने कर लिया। एक ये बात है और दूसरी बात यह है कि तेज प्रताप यादव के ऊपर रामराज यादव एफआईआर करने जा रहे हैं। एफआईआर होगी इस बात के लिए कि तेज प्रताप यादव ने रामराज यादव पर हमला किया है, मारा पीटा है, धमकी दी है और यौन शोषण की भी धारा लगेगी, क्योंकि रामराज यादव का दावा है कि उनके कपड़े उतारे गए थे और उनको उसको फिल्म किया गया था। और इन सब मामलों में एफआईआर हुई और केस इन्वेस्टिगेट किया गया अगर ढंग से, तो तेज प्रताप यादव लंबे समय तक के लिए जेल प्रवास पर भी जा सकते हैं। हालांकि फिलहाल तेज प्रताप यादव 10 सर्कुलर रोड यानी मां राबड़ी देवी के आवास पर प्रवास कर गए हैं। अगर दुख की घड़ी में परिवार वाले ही काम आते हैं, छोटे भाई तो पहले से ही तेज प्रताप यादव के आभा मंडल से बाहर निकल चले और अब तो कुर्सी वाली लड़ाई भी आ चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन उनके माताजी और पिताजी अभी भी पुत्र मोह में हैं। इधर तेज प्रताप यादव के जेल जाने की तैयारी रामराज यादव करवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ लालू यादव जेल से बाहर निकलने वाले हैं। अजब विडंबना है, पिता बाहर आ रहा है और पुत्र के जेल जाने की तैयारियां हो रही हैं। तो आइए हम भी साझा करते हैं कुछ समय लालू यादव एंड कंपनी के इन खट्टे मीठे अनुभवों पर चर्चा करते हुए और समझें कि राबड़ी आवास पर तेज प्रताप यादव के जाने के क्या मायने हैं और क्या तेज प्रताप यादव को रामराज यादव अब जेल भिजवा करके ही मानेंगे, और साथ ही साथ बात इस बात पर कि क्या तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच में आखिरकार कुर्सी की लड़ाई आ ही गई है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और ये है जनता जंक्शन शो। वैसे एक बात कि तेज प्रताप यादव की उपस्थिति का एक तो फायदा रहता है कि पॉलिटिकल बीट वालों के लिए खबरों की कोई कमी नहीं रहती है। हालांकि कुछ लोग इस बात का अफसोस जरूर करते हैं कि क्या दौर था लालू जी का कि हर जगह से गोलीबारी, इधर विधायक उठा लिए गए, उधर लूटपाट हो गई, इधर हत्या हो गई, ऐसी खबरें रिपोर्ट करने को मिलती थी। और एक नीतीश जी का दौर है कि तेज प्रताप यादव के कारनामे रिपोर्ट कर रहे हैं। खैर, मामला यह है कि तेज प्रताप यादव के ऊपर मारपीट और कपड़ा उतार करके यौन शोषण का आरोप लगाने वाले रामराज यादव अब उनके ऊपर एफआईआर करवाने जा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल कोई एक्शन नहीं लेगी तो हम ये एक्शन लेने को मजबूर होंगे। अब राजद में तेज प्रताप यादव पर एक्शन लेगा कौन? तेज प्रताप के मामले से तेजस्वी खुद ही अलग रखे हुए हैं खुद को, राबड़ी देवी कुछ कर नहीं पाएंगी, जगदानंद सिंह भी इसमें कुछ बोलेंगे नहीं, और इन सब से घूमते घूमते गेंद पहुंचती है लालू यादव के पाले में, जो अभी तक जेल में है। क्या करेंगे वो देखने वाली बात है, कल जेल से बाहर आने की भी उम्मीदें हैं। हालांकि एफआईआर वाली खबर सुनने के बाद तेज प्रताप यादव अपने बचाव के लिए अपनी मां के पास चले गए हैं। अब राबड़ी आवास में जब तेज प्रताप यादव जाएं तो कई मायने निकल करके आते हैं। लालू यादव की गैर मौजूदगी में राबड़ी देवी का ही घर जो है हाईकमान बना हुआ है, वहां तेजस्वी यादव भी जाते हैं, उनके सलाहकार संजय यादव भी जाते हैं, जगदानंद सिंह भी जाते हैं और जाते वहां एमएलसी सुनील सिंह भी हैं। और याद करिए, ये वही नाम है जो तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया पर इस घटनाक्रम के जो आरोप तेज प्रताप पर लग रहा है उसके जिम्मेदार तेज प्रताप की तरफ से बताए जा रहे हैं और साजिश के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। यही वो रामराज यादव वाली घटना भी घटित हुई है। अब सवाल है कि क्या तेज प्रताप यादव के ऊपर कोई कार्रवाई होगी या बिहार का सबसे बड़ा विपक्ष अपने पारिवारिक मसलों को ही सुलझाता रहेगा और जनता के द्वारा दिए गए जनादेश का अपमान करता रहेगा। जो बिहार की जनता ने इनको जिम्मेदारी दी है उससे हमेशा ये लोग भागते रहेंगे। अब लालू यादव कर क्या सकते हैं? कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर तेज प्रताप यादव की पार्टी से बाहर निकाले जाने की स्थिति आई है, लेकिन लालू यादव से 2-4 मुलाकातें हुई, लालू यादव ने पुचकारा मनाया और उसके बाद तेज प्रताप यादव मान जाते हैं और फिर दुगनी आवाज से कहते हैं कि अब हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। और जिस दिन ये बवाल हुआ है था कि इस्तीफा देंगे तेजस्वी यादव, उसके कुछ ही घंटे पहले तेजस्वी यादव ने एक रीट्वीट किया था जिसमें एक न्यूज चैनल का खबर थी जिसमें लगी हुई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नीतीश कुमार के साथ बनाने जा रहे हैं। कुछ घंटे बाद इस्तीफे वाला ट्वीट आ गया। तो तेज प्रताप यादव बड़े अनप्रेडिक्टेबल आदमी हैं और उनको लेकर होने वाले राजद में जो फैसले हैं वो भी बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। उस पर बात करें, लेकिन उसके साथ साथ एक और बात जिसकी चर्चा करनी बेहद जरूरी है, जो कहीं दब गई है इन तमाम चीजों के बीच में। बात यह कि क्या तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच कुर्सी को लेकर के जंग छिड़ गई है? वैसे आमतौर पर यह नजर में नहीं आया होगा, लेकिन अब चर्चा इसको लेकर के धीरे धीरे शुरू हो रही है, तो हमने भी सोचा कि बात कर लेते हैं इस पर। बात है इफ्तार वाली पार्टी के दिन की, जिस दिन सर्वधर्म सम्मेलन या सर्व पार्टी सम्मेलन हुआ था।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए हुए थे। जैसे ही आए, तेजस्वी यादव ने उन्हें अपनी बगल वाली सीट पर जगह दी, ऑफर करी और उनके बगल में तेजस्वी यादव बैठ गए। इसी दरमियान कुछ नेता और आए तो तेजस्वी यादव खड़े होकर के उनका स्वागत करने लगे। इसी बीच में तेज प्रताप यादव ने आओ देखा न ताओ और जाकर के तेजस्वी यादव की कुर्सी पर बैठ गए, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बगल में लगी हुई थी, जिसका मतलब था कि एक तरफ नेता पक्ष बैठेंगे, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष बैठेंगे, उनके अलावा बाकी लोग दाएं बाएं रहेंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव ने आओ देखा न ताओ और जाकर के तेजस्वी यादव की कुर्सी पर बैठ गए और सबने वो तस्वीरें देखी हैं जिसमें एक तरफ नीतीश कुमार हैं, बीच में तेज प्रताप यादव हैं और इस तरफ तेजस्वी यादव हैं। तो अब तेज प्रताप उसके बाद उस कुर्सी पर बैठते हैं तो कुछ देर बाद उठ भी जाते हैं, लेकिन वो ऐसे जमे जब तक नीतीश कुमार राबड़ी आवाज से चले नहीं गए तब तक तेज प्रताप यादव कुर्सी पर नहीं हटे हैं कुर्सी से। अब इसको लेकर के कई नेता भी बात कर रहे हैं, नाम किसी का सामने नहीं आया, लेकिन दावा किया जा रहा है, आरजेडी के एक नेता ने कहा है कि प्रोटोकॉल के मुताबिक तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं और पार्टी के भी नेता, ऐसे में उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बगल बैठना चाहिए था। लेकिन तेज प्रताप यादव की जिद कहें या गलती, उन्होंने तेजस्वी यादव की कुर्सी पर अपना कब्जा जमा लिया और उससे तेजस्वी यादव भी खासे नाराज हैं और नाराज इतने हैं कि तेज प्रताप यादव से बातचीत तक करना बंद कर दिया है। तो एक तरफ तेज प्रताप यादव के ऊपर एफआईआर होने की बातें हो रही हैं, रामराज यादव लगातार धमकी दे रहे हैं कि राजद अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम इनके ऊपर एफआईआर करवाएंगे। एक तरफ तेज प्रताप यादव खुद इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं सोशल मीडिया पर और तीसरी बात अब निकल करके आ रही है कि तेजस्वी यादव राजद की जो इफ्तार पार्टी थी उस दिन जो तेज प्रताप यादव का व्यवहार था उससे अच्छे खासे ढंग से खफा हैं और वो बात भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव का क्या होगा, तेज प्रताप यादव का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, बड़ी गंभीर चर्चा का विषय है। आखिरकार लालू यादव के ज्येष्ठ पुत्र हैं और लालू यादव की राजनीति की जो विरासत है उसको तेजस्वी यादव से कहीं ज्यादा बेहतर ढंग से, आप समझ पा रहे होंगे कैसे बेहतर ढंग से तेज प्रताप यादव संभाले हुए हैं और उसको आगे बढ़ाने की वो चेष्टा भी करते नजर आते हैं और उनमें नजर भी आता है वो लालू यादव वाला स्टाइल कि वो उसी तरीके से अभी भी राजनीति करना चाहते हैं। अब सवाल है कि तेजस्वी यादव अगर नाराज हैं तो उनकी तरफ पहला तो तेजस्वी यादव नहीं खड़े हैं, पार्टी में ज्यादातर नेता उनके साथ खड़े नजर नहीं आते हैं। आखिरकार उनके पास बचते माताजी और पिताजी हैं। माताजी और पिताजी की राजनीति कितनी मजबूत पार्टी में रह गई है वो एक सवाल है, खास करके राबड़ी देवी की। तेज प्रताप यादव अक्सर राबड़ी देवी के पास जाते हैं, लालू यादव भी उनकी कमी सुनने की कोशिश करते हैं। तो अब राबड़ी देवी कितने दिन तक तेज प्रताप यादव को बचा पाएंगी ये देखने वाली बात होगी। और क्या राष्ट्रीय जनता दल कोई एक्शन लेगा अपने कार्यकर्ता, अपने नेता के ऊपर हुए इस हमला का जो दावा किया जा रहा है उसके बाद? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बढ़ चलते हैं अब कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ जो है इन शॉर्ट। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अन्य अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करी। इसमें राज्यों से तेल पर वैट घटाने की अपील की थी उन्होंने। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी से केंद्र ने 26 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं किया। पवन खेड़ा ने कहा कि आपने राज्यों को समय पर जीएसटी का हिस्सा नहीं दिया और फिर अब आप राज्यों से वैट को कम करने के लिए कह रहे हैं। पहले उन्हें केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए, इसके बाद राज्यों से वैट को कम करने के लिए कहा जाना चाहिए। इसके अलावा एक खबर हरियाणा से। हरियाणा कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। यहां हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह हरियाणा के पूर्व विधायक उदयबान को हरियाणा कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा एक और खबर, इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर रोक लगाने के फैसले में आंशिक सुधार किया है। इससे महंगाई और चढ़ने की आशंका से दुनिया को कुछ राहत मिली है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पहले कहा था कि पाम ऑयल के निर्यात पर रोक गुरुवार से अनिश्चितकाल के लिए लागू कर दी जाएगी, लेकिन इसके बाद जब कृषि मंत्रालय ने इसका विवरण जारी किया तो उससे जाहिर हुआ कि यह आंशिक है, लंबे वक्त के लिए नहीं इसको किया जाएगा। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ जो है आज का कानून। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ दायर याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। मंगलवार को ही आदेश आया था। इसमें यूपी गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि अपराध एक व्यक्ति के द्वारा किया गया हो या गिरोह के द्वारा या फिर पहली बार किसी भी अपराध में संलिप्त पाया गया हो तो भी उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत देते हुए कहा कि भले ही अपराध केवल एक बार हुआ हो, प्राथमिकी आरोप पत्र दायर एक ही बार हुआ हो, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आरोपी या अपीलकर्ता ने जो भी तर्क दिया हो, लेकिन उसके बाद भी इस गैंगस्टर एक्ट को चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो अपीलकर्ता है उन्होंने तर्क दिया कि केवल एक प्राथमिकी या आरोप पत्र के आधार पर, और वह भी एक हत्या के संबंध में, अपीलकर्ता को गैंगस्टर या गिरोह का सदस्य नहीं कहा जा सकता है।
दूसरी तरफ इस याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दलील दी गई कि एक भी प्राथमिकी या आरोप पत्र के मामले में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2B में उल्लिखित असामाजिक गतिविधियों में के संबंध में गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसके बाद कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। और अब ऐसा होगा कि अगर आपने एक भी बार अपराध किया है तो भी आपके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकता है, अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल आपका अपराध करता हुआ नजर आता है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। नसीहत फिलहाल दुनिया के सबसे ज्यादा चर्चित व्यक्ति की तरफ से है। उनका नाम है एलन मस्क। वो कहते हैं या तो हम बदलाव होते हुए देख सकते हैं या फिर बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। आमतौर पर ये हमारी जिंदगी में भी लागू होता है। एलन मस्क के तो कामकाज से ही नजर आता है, या तो बदलाव होते हुए देख सकते थे कि कोई ट्विटर और खरीदता या जो भी वो करते हैं उसको कोई और करता और वो या देखते रह जाते, और या फिर उन्होंने चुना कि वो बदलाव का हिस्सा बने और दुनिया में एक क्रांति या बदलाव लेकर के आने की तैयारी एलन मस्क कर रहे हैं। अगर आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन शो देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।